Now we move on to the English section of BHU BLAT 2017. क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक आ जा रहा है द वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट कुड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है वो सच था या नहीं था, इसे हम प्रूव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वेरासिटी का सीधा सा मतलब ये होना चाहिए ट्रुथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा जस्टिफाइबिलिटी नहीं हो सकता, सीरियसनेस भी नहीं हो सकता और सिंसेरिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जस्टिफाइबिलिटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ सिंपली ये कह रहे हैं कि उसका स्टेटमेंट जो है वो सच है या नहीं है, हम इसे ही प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। फाइंड द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पे लिखा है एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अटोन डैश हिज और हर मिसडीड्स, यानी कि हम सबको अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशन फॉर। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। थर्ड है द चेयर वुड ब्रेक इफ बोथ ऑफ यू। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे विल सिट इन इट या वुड सिट इन इट आएगा। इन दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली आपको सेंटेंस में शुरुआत में ही कह दिया है वुड ब्रेक, तो आप बार बार वुड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि आपने पहले ही बता दिया सेंटेंस में कि आगे जाके ऐसा होने वाला है या फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। सो यहाँ पे वुड वाले या विल वाले जो ऑप्शंस है वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे आता है कि सिट इन इट या फिर सैट इन इट, क्या आना चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे द चेयर वुड ब्रेक इफ बोथ ऑफ यू सिट इन इट, ये चीज आपको बताती है कि अगर ये दोनों बैठेंगे तो ऐसा होगा, या फिर इफ बोथ ऑफ यू सैट इन इट। लेकिन यहाँ पे सैट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि सैट वर्ड जो है वो पास्ट टेंस बता रहा है। सो यहाँ पे अगर तुम दोनों बैठोगे तो ये चेयर टूट जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे सिट के आगे विल या वुड इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम पहले ही यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। Question number 4, penury is the worst slavery and dash to death, यानी कि penury यानी कि पॉवर्टी जो है वो सबसे बुरी तरह की स्लेवरी है और ये डेथ को भी लीड कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन पॉवर्टी एंड स्लेवरी, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे आप, लिखा है वुड सून लीड टू डेथ, तो सून बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, पॉवर्टी को कंपेयर कर रहे हैं विद स्लेवरी, है ना। तो सून वाले ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आता है मे सूनर लीड टू डेथ, ये करेक्ट होगा क्योंकि हमने लिखा है मे, है ना, हम श्योर नहीं है इस चीज के लिए। यहाँ लिखा है विल सूनर लीड टू डेथ, यानी कि ऐसा होगा ही, श्योर है, 100% श्योर है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पॉवर्टी से किसी की डेथ हो ही जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड से, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो कोई काम कर रहा है और वो उस प्रोफेशन का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है फिलैंडरर, ये ऐसा इंसान होता है जो कि जिसके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशंस होते हैं। सो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है इस चीज से। इमेच्योर जो है वो इंसान जो है वो बिल्कुल स्किल्ड नहीं होता, जो भी वो काम करता है उसके अंदर वो बिल्कुल अनस्किल्ड काम लगता है, मतलब बेकार सा काम लगता है। सो ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये जो इंसान है वो अपने प्लेजर के लिए ऐसा काम कर रहा है, उसका ये प्रोफेशन नहीं है। सो ऑब्वियसली उसके अंदर इस तरह की स्किल्स नहीं होंगी। एम्पेरिकल यानी कि बहुत प्रैक्टिकली आप बात कर रहे हो, बहुत लॉजिकली बात कर रहे हो, सो ये भी गलत होगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। इम्पोस्टर नहीं हो सकता क्योंकि इम्पोस्टर का मतलब होता है कि वो एक्चुअली में इंसान कोई और है बट बन के कुछ और आया है, ठीक है। सो इम्पोस्टर भी नहीं हो सकता, यानी कि आप किसी और की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है इम्पोस्टर। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो इंसान होता है एथीस्ट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। थीस्ट वो इंसान होता है जो कि बिलीव करता है गॉड में। सो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड है एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट वो इंसान होता है जो कि बहुत दयावान टाइप का होता है या वो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करता है, बहुत लोगों की हेल्प करता है। सो एल्ट्रुइस्ट भी नहीं हो सकता। एग्नोस्टिक जो होता है उसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो डाउटफुल है, उसे नहीं पता कि गॉड है या नहीं है, ठीक है। सो एग्नोस्टिक भी यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज एथीस्ट जो है उसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल बिलीव करता है कि गॉड होते ही नहीं है। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, हमें यहाँ पे बारबेरियन का ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो बारबेरियन जनरली वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं या घूमते फिरते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता, ठीक है। और उसका ऑपोजिट जनरली माना जाता है सिविलाइज्ड को, यानी कि पहले पुराने टाइम में जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो बारबेरियंस थे, ठीक है। उन्हें कुछ पता नहीं था, वो पढ़ते लिखते नहीं थे, ढंग से कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन अब जो है लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, शहरों में रह रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। 8th है, Which of the following is an antonym of sacrosanct? Sacrosanct वो चीज होती है जो कि बहुत sacred होती है, बहुत holy होती है, तो इसका हमें opposite ढूंढना है। So यहाँ पे लिखा है surreptitious। surreptitious का मतलब होता है कि कोई holy चीज यहाँ पे है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। sanctimonious जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं sanct वर्ड से आ रहा है, so ये भी, इसका मतलब भी sacred ही होता है। अनहोली जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है होली, सो उसका ऑपोजिट अनहोली हो सकता है। सैक्रामेंटल भी नहीं होगा, अगेन आप देख रहे हैं सैक्रे वर्ड आ रहा है, यानी कि सेक्रेड है ये चीज भी। सो आप ऑप्शंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अगर आप उसका मतलब नहीं जानते हैं तो भी आप पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है एबोरिजिन्स का। तो एबोरिजिन्स जनरली वो लोग होते हैं जो किसी जगह पर रहते हैं सबसे पहले, जैसे कि इंडिया में सबसे पहले कौन रहते थे, किस तरह के लोग रहते थे, अमेरिका में सबसे पहले कौन से लोग रहते थे, जो सबसे पहले रहते थे, सबसे पुराने, सबसे एंशिएंट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो सकता है प्रिमिटिव इनहैबिटेंट्स, यानी कि जो ओरिजिनली किसी जगह पर रहते थे वो है अब ओरिजिन्स, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th है, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है। तो अगर आप नहीं जानते, क्लॉस्ट्रोफोबिया एक बहुत ही पॉपुलर फियर है या बहुत ज्यादा लोगों को होता है। वो होता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। कोई भी बंद जगह होती है वहां पे लोग नहीं रह पाते, उन्हें डर लगता है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे 11th ऑप्शन जो है उसके अंदर हमें एक सीक्वेंस बताना है। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और जो लास्ट हमें दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं उन्हें हमें बताना है कैसे वो किस ऑर्डर में आ सकते हैं। सबसे पहले न्यूटन हैड अ लिटिल डॉग नेम्ड डायमंड। न्यूटन का एक डॉग था जिसका नाम था डायमंड। उसके बाद में लास्ट जो है वो दिया गया द पेपर्स कॉट फायर एंड वो बर्न टू एशेस। अब हमें ये बताना है कि किस तरह से ये पूरा सिनेरियो हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं, ए लिखा हुआ है वन डे आफ्टर सम वर्क ही वेंट आउट ऑफ हिज रूम, यानी हम स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। B है there was a heap of written papers containing the labor of his 20 years work that lay on the table, ठीक है। C है Diamond was asleep in the room near the fire while Newton was away. Diamond got up and jumped on the table and knocked down the lighted candle. तो उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है कि उसने लाइटेड कैंडल गिरा दी, मतलब इसी के बाद जो पेपर्स हैं उनमें आग लग गई होगी और वो बर्न हो गए होंगे। यानी कि जो हमारा लास्ट सेंटेंस है उसके जस्ट पहले डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। सो डी जो है वो हमारा लास्ट में होना चाहिए, मतलब थर्ड और फोर्थ तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमें सिंपली ये बताना है कि यहाँ पे ए के बाद में बी आएगा या फिर सी आएगा। सो यहाँ पे वन डे आफ्टर सम वर्क ही वेंट आउट ऑफ हिज रूम, अब वो रूम के बाहर गया। तो वहां पर हीप ऑफ पेपर्स जो है वो रखे हुए थे और सी जो है वो कह रहा है डायमंड वाज अस्लीप इन द रूम नियर द फायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले हमें ये बताया जाएगा कि डायमंड जो है वो वहीं पे सो रहा था और फिर हमें ये बताया जाएगा कि टेबल जो है उसके ऊपर क्या क्या पड़ा था, तो डायमंड ने फिर क्या क्या कर दिया। सो हम स्टोरी को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि डायमंड वहीं पे आसपास कहीं सो रहा था। इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट गलत होगा, क्योंकि पहले हम जो है ये नहीं बताएंगे कि वहां पे पेपर्स पड़े थे, पहले हम ये बताएंगे कि डायमंड उस रूम में था या नहीं था। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 12th है, यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों जो सेंटेंसेस है उसमें जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड, उन दोनों के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे दोनों का ही मतलब सिमिलर निकले, है ना। ए है इट इज सर्टनली अ थिंग विच टेम्प्ट्स पीपल, है ना, यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं।
और बी है आई टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही जस्ट सेड, यानी कि मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई, मैं उससे डिसअग्री करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ही वर्ड्स के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है? फर्स्ट है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इन दोनों से ही बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप अपने काम को पहले एक रफ तरीके से जो बनाते हो या आप उसकी एक ब्लूप्रिंट टाइप कुछ बनाते हो, उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। रिजेक्शन भी नहीं हो सकता है, इट इज सर्टनली अ रिजेक्शन विच टेम्प्ट्स पीपल। तो रिजेक्शन लोगों को अट्रैक्ट क्यों करेगा? नहीं कर सकता, राइट। थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर इट इज सर्टनली ऑब्जेक्ट विच टेम्प्ट्स पीपल। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। बी के अंदर ये सही हो सकता है, आई टेक ऑब्जेक्शन। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यानी कि कोई चीज, तो किसी चीज से मैं उसके अगेंस्ट कैसे हो सकती हूँ, राइट। सो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है इशू, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इट इज सर्टनली इशू, एन इशू विच टेम्प्ट्स पीपल, यानी कि अगर कोई इशू हो जाता है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनको जानना होता है कि क्या चल रहा है ना। बी है आई टेक इशू टू व्हाट ही जस्ट सेड, यानी कि मैं इस बात का इशू बना दूंगी कि इसने जो कहा वो गलत है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 13th है अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, मैरिज प्रोवाइड्स अ हैप्पी बॉन्ड बिटवीन टू सोल्स, एंड बी है द जॉइनिंग ऑफ 3 टाउन्स, यानी कि बॉन्ड और जॉइनिंग दोनों ही वर्ड्स का एक मतलब होना चाहिए। फर्स्ट है लिंकेज। अब लिंकेज जो होता है उसके अंदर हम दो चीजों को लिंक कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में फिजिकली जोड़ रहे होते हैं। जैसे हम अगर दो सिटीज को लिंक कर रहे हैं बाय अ ब्रिज, तो वहां पे हम लिंकेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बॉन्ड है मैरिज की, उसके अंदर हम दो लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, जो 3 टाउन्स हैं उन्हें हम जोड़ रहे हैं, बट बॉन्ड के अंदर हम जोड़ नहीं रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि ये फिजिकली जोड़ने के लिए बात हो रही है, ठीक है। सेकंड है यूनियन, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैरिज प्रोवाइड्स अ हैप्पी यूनियन बिटवीन 2 सोल्स एंड द यूनियन ऑफ 3 टाउन्स इनटू 1, यानी कि 3 टाउन्स एक टाउन बना दिए गए। सो यहाँ पे यूनियन करेक्ट होना चाहिए। कनेक्शन फर्स्ट वाले के लिए करेक्ट हो सकता है, हैप्पी कनेक्शन बिटवीन 2 सोल्स, लेकिन यहाँ पे 3 टाउन्स को हमने कनेक्ट नहीं किया है, हमने तीनों को जोड़कर एक सिंगल टाउन बनाया है। सो यहाँ पे ये नहीं आ सकता। एडजस्टमेंट बिल्कुल गलत होगा, हैप्पी एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, और 3 टाउन्स जो है उनको हम एडजस्ट नहीं करवा रहे, उनको हम जोड़ रहे हैं। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसके अंदर कुछ फॉरेन लैंग्वेज की फ्रेजेस दी गई हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो ये जो फ्रेजेस है इनका एक स्पेसिफिक मतलब ही होता है, तो यहाँ पे हमें गेस वर्क नहीं करना है। अगर हम इनका एग्जैक्ट मतलब नहीं जानते हैं तो हमें इन्हें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं, कॉर्पस डेलिक्टी। तो इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि आपको किसी क्राइम की या किसी ऑफेंडर के लिए आपको कोई एविडेंस मिल गई है, ठीक है, आपको प्रूफ मिल गया है कि उसी ने ये क्राइम किया है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये लॉ बेस्ड फ्रेजेस हैं, लीगल सिनेरियोज में बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज्ड फ्रेजेस हैं, इसीलिए यहाँ पर दी गई हैं। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा है एक्स एक्नो एट बोनो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत साफ दिल से किसी चीज को कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से किसी चीज को कर रहे हैं। सो यहाँ पे उसके लिए आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, इन इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, ठीक है। 16th है एजुस्डम जेनरिस, जिसका मतलब ये होता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे चीज से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो उसके लिए आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या लिखा है, ऑफ द सेम काइंड और नेचर। नेक्स्ट आता है क्विड प्रो क्वो, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपको बदले में क्या दे रहा है, या किसी चीज के रिप्लेसमेंट में हम किसी और को क्या दे रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है समथिंग इन रिटर्न। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब रिवेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके अंदर बदला लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी को कुछ दिया है तो उसके बदले में कोई हमें क्या देगा, ठीक है। 18th है म्यूटाटिस म्यूटांडिस। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई चेंज करना है, कोई बदलाव करना है किसी चीज के अंदर, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसमें लिखा है विथ नेसेसरी चेंजेस, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्स ग्रेशिया,
इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे किसी के लिए किसी की मदद की है, ठीक है। ग्रेशिया वर्ड जो है वो ग्रैटिट्यूड से सिमिलर लग सकता है हमें, तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई हमारे लिए ग्रैटिट्यूड शो करेगा या हम कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा दयावान हैं या हम किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। सो उसके लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, पेमेंट मेड आउट ऑफ जेनरोसिटी, ठीक है। हम यहाँ पे किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे, हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों की मदद के लिए हो। 20 है प्रो बोनो पब्लिको, जिसका मतलब ये है कि आप पब्लिक के अच्छे के लिए कोई काम कर रहे हैं। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर पब्लिक गुड। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में रखना है। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बीच के सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है कि ऑन वन हैंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, और लास्ट दिया गया है नॉर डज इट फेच अस एनी प्रॉस्पेरिटी। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। सेकंड है ऑन द अदर हैंड वी बिहेव एज इफ वी वर स्टिल एट द डॉन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। थर्ड है कि हमें अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स का मर्डर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कोई तरीका नहीं है राम या फिर रहीम को प्लीज करने का। और वो सिटीजन्स, उस लैंड के सिटीजन्स जहां पर बुद्धा और गांधी ने सिखाया था द प्रिंसिपल्स ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस जो है वो पहले से ही हमें थोड़े से कनेक्टेड लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उस लैंड के सिटीजन जहां पे बुद्धा और गांधी ने हमें ये सारे प्रिंसिपल्स सिखाए थे। सो फोर्थ और फिफ्थ एक के बाद एक आने चाहिए, ये हम पता कर चुके हैं। अब फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लिखा है ऑन वन हैंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। इंडियंस कौन है? वो उस लैंड के सिटीजन्स हैं जहां पर इस तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे। सो यहाँ पे फर्स्ट के जस्ट बाद में फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि थर्ड ऑप्शन पहले आता है या फिर सेकंड आता है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सिक्स्थ जो स्टेटमेंट है उसके पहले क्या आना चाहिए। तो सेकंड वाले को लगा के देखते हैं। ऑन द अदर हैंड वी बिहेव एज इफ वी वर स्टिल एट द डॉन ऑफ आवर सिविलाइजेशन nor does it fetch us any prosperity। तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जबकि अगर हम थर्ड में लगाते हैं murders of our own brothers and sisters is not the way to please राम और रहीम, nor does it fetch us any prosperity। तो इसका हमें बिल्कुल सही मतलब निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि सिक्स्थ स्टेटमेंट से जस्ट पहले थर्ड स्टेटमेंट होगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा लास्ट में आना चाहिए। इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और यही सही भी होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट जो है उसमें लिखा है इंडियाज मैसेज हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ लव एंड पीस, और जो लास्ट है वो भी करेक्ट होगा, हु शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंस। अब ये किसने किया था हम जानते ही हैं। नॉन वायलेंस से किसने ब्रिटिश रूल को खत्म करा था? वो थे महात्मा गांधी। सो ऑब्वियसली जो फिफ्थ हमारा ऑप्शन है वो लास्ट में आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिया है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बताया है फोर्थ होगा, है ना। इसके अलावा देखते हैं, आर बुद्धा वाज द लाइट ऑफ एशिया, इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड विजडम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हु हैज बीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड विजडम? इंडिया हैज बीन, ठीक है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए हमारा आएगा थर्ड सेंटेंस, यानी कि इंडियाज मैसेज हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ लव एंड पीस, it has been a source of light and wisdom to the rest of the world। so यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद आएगा our Buddha was the light of Asia, Ashoka moved by the horrors of Kalinga war adopted the message of non-violence, the greatest apostle of non-violence in recent years was Mahatma Gandhi, who shook the foundation of British rule in India through non-violence। so यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वही सबसे पहले आना चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 23rd है लिरिक इज टू ओड एज, यानी कि जो ओड होती है वो एक तरह की ऐसी पोइट्री होती है जिसके अंदर लिरिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके जो लिरिक्स हैं वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। स्काई इज टू अर्थ, यानी कि अर्थ के लिए स्काई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि स्काई अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब इज टू साइंस, ये भी गलत है, साइंस के लिए कोई बॉम्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। हेड इज टू लेग्स, ऐसा भी नहीं है, लेग्स के लिए हेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
न्यूज़पेपर्स टू जर्नलिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। एक जर्नलिस्ट के लिए एक न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो भी ढूंढेगा या उसका जो प्रोफेशन है वो कैसे लोगों को बताएगा कि मैंने ये सब चीज़ें ढूंढी है ना। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमें इंटिमिडेट और फियर ये दो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो वैसा ही रिलेशन बताते हुए हमें दूसरे वर्ड्स बताने हैं। इंटिमिडेट जब हम किसी को करते हैं, यानी कि हम किसी को डराना चाह रहे हैं, ठीक है, सामने वाले इंसान के अंदर हमारे लिए एक फियर पैदा हो जाएगा, इसलिए इंटिमिडेट और फियर के बीच में इसी तरह का रिलेशनशिप है। वही हमें ऑप्शंस में देखना है। फर्स्ट है मेंटेन सैटिस्फैक्शन, यानी कि अगर हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं तो उससे हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है, ये चीज हम सही नहीं मान सकते। सेकंड है एस्टोनिश वंडर, यानी कि अगर हम किसी को एस्टोनिश कर देते हैं तो वो इंसान वंडर करता है, वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटिमिडेट करते हैं किसी को तो वो डर जाता है, जब हम किसी को एस्टोनिश करते हैं तो वो सरप्राइज हो जाता है या वो वंडर करने लग जाता है, राइट। सूद कंसर्न, यानी कि हम किसी को जब सूद करते हैं, हम किसी को सांत्वना देते हैं तो वो कंसर्न्ड हो जाता है, नहीं वो शांत हो जाता है, राइट। सो थर्ड भी गलत होगा। फोर्थ है लायन टेम, यानी कि जब हम किसी लायन को देखते हैं तो वो हमसे टेम हो जाता है, तो ये भी गलत है। लास्ट है डिसीजन टू सेट असाइड प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंडर्स विदाउट द एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस। अब इस चीज के लिए एक ही वर्ड है जो यहाँ आ सकता है, वो है एमनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे हम किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उसे पनिश भी नहीं कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इस चीज से फायदा होता है, गवर्नमेंट को शायद इससे फायदा हो रहा हो, या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल हो जो उसकी खुद की कंट्री का नहीं हो, दूसरी कंट्री का क्रिमिनल हो, दूसरी कंट्री में जाके उसने कोई क्राइम किया है, तो वो कंट्री जो है वो नहीं चाहती कि ये चीज प्रूव हो या ये चीज बाहर आए कि हम लोगों की कंट्री में एक टेररिस्ट रह रहा है, इसलिए वो उसे पनिश नहीं करती, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दाऊद इब्राहिम, है ना। तो उसके लिए हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं एमनेस्टी। इसके अलावा अलायंस नहीं हो सकता, अलायंस क्योंकि आप ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जो साथ में जुड़े हुए हों। अग्रीमेंट भी नहीं हो सकता, एनेक्सेशन भी नहीं हो सकता। एनेक्सेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई एक कंट्री है जो दूसरी कंट्री को हड़पना चाह रही हो बाय फोर्स, वॉर करके उसके साथ, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। We have now reached the end of the session. Hope you enjoyed it. Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about it. Jai Hind.